अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर इबाद आसिफ, जिनके बारे में रिसेंटली हमने कुछ पोस्ट भी किया था कि उनकी जो सेल्स का वॉल्यूम हमने शो किया था, पहली बार किसी का सेल्स का वॉल्यूम हमने शो किया था। तो लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया, काफ़ी अप्रिशिएट किया। उसके बाद हमने हज़रत से रिक्वेस्ट की कि आए, अपना विजडम, अपना एक्सपीरियंस, अपनी चीज़ें अगर जितना पब्लिक के साथ शेयर करें ताकि लोग जो है वो उससे फ़ायदा उठा सके। तो उन्होंने बड़ी खुशी से जो है वो एग्री किया कि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर करना चाहेंगे पब्लिक के साथ। तो इस सिनेरियो में हमने ये सेशन रखा है और इस बारे में अब जो है वो स्टार्ट लेते हैं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम, कैसे हैं जवाद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अब मुझे बेसिकली पब्लिक में ना बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटीज़ हैं, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप सेशन को लेके चलेंगे। पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे बात कर लेते हैं आपकी, फिर काम कैसे स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद जो है वो इश्यूज़, फिर उसमें आपने किस तरह से मैनेज किया, फिर आगे काम बढ़ाया कैसे और जी, आगे क्या बढ़ाने का इरादा है। तो ये हमारा सेशंस का एक सिनेरियो रहेगा। जी बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले तो मुझे बताएं बिल्कुल शुरू से कि आपका बैकग्राउंड है क्या, ठीक है। आप क्या करते थे, और उसके बाद फिर आते हैं कि ई कॉमर्स का जो है आपको कैसे पता लगा। सबसे पहले तो मैं बेसिकली ई-कॉमर्स जर्नी जो मेरी स्टार्ट हुई थी ना, वो अमेज़न से हुई थी, क्योंकि मैं इससे हम्म। पहले लोकल ई-कॉमर्स से पहले मैं अमेज़न सेलर था। हम्म। तो वो ऐसे हुआ था कि एक दोस्त है, उसने अमेज़न सीख रहा था वो, तो हम्म। उसने उस दौरान मुझे भी बताया कि यार मैं अमेज़न होलसेल सीख रहा हूँ। तो उसने बिज़नेस मॉडल मुझे समझाया पूरा कि अमेज़न किस तरीके से काम करता है, अमेज़न के कितने बिज़नेस मॉडल होते हैं। तो हम्म। मुझे वहाँ से ई-कॉमर्स में बेसिकली इंटरेस्ट हुआ और देन मैंने अपनी सेल्फ लर्निंग करी। वो भी उस वक़्त खुद ही सीख रहा था यूट्यूब वगैरह हम्म। से। तो हम लोगों ने सेल्फ लर्निंग करी 2-3 महीने, उसके बाद हम लोग चले गए एक्सट्रीम कॉमर्स। वहाँ पे हम लोगों ने कोर्स किया, 4 महीने का हमारा कोर्स था, सर तलाल हमारे टीचर थे। वहाँ से कोर्स करने के बाद जब हमारा वो कोर्स कंप्लीट हुआ, तो हम दोनों की पहली-पहली प्रोडक्ट हमारे अमेज़न होलसेल के अकाउंट पे लाइव थी। तो उसके समझ लें आप 1-2 महीने बाद ही जो है ना, मेरा अमेज़न का अकाउंट सस्पेंड हो गया। हम्म। अचानक से एक दिन मैं सुबह उठा और मेरा अमेज़न का अकाउंट सस्पेंड हो गया। तो उस वक़्त हम्म। ज़ाहिर बात है मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि यार अब क्या होगा? क्योंकि अमेज़न का सुनते आते थे हम लोग भी कि आए आए दिन पोस्टें दिख रही हैं कि अमेज़न का अकाउंट सस्पेंड हो गया, इन्वेंटरी फँस गई, इतना लॉस हो गया। तो इसमें थोड़ा डर भी था। और फिर देन मैंने अपने सर से कॉन्टैक्ट किया, सर के पास गया, सर को नोटिफ़िकेशन दिखाया, सर ने एक बंदा रेफ़र किया एक्सट्रीम कॉमर्स का ही, ठीक है? उसके पास गया, उसने बोला यार ये पाकिस्तानी जो पासपोर्ट पे जो अकाउंट बना हुआ है ना, ये केसेस सॉल्व नहीं हो रहे। तो फिर और भी लोगों से मैंने पूछा, तो उन सब ने मोस्टली जो ऑथेंटिक लोग थे ना, उन्होंने यही बोला कि ये केस सॉल्व नहीं हो रहा। देन फिर मैं बिल्कुल समझ लें कि आप ज़ीरो हो गया। हम्म। फिर मैंने वैसे ही सोशल मीडिया पे एक दफ़ा मुझे लोकल ई-कॉमर्स की कुछ बंदों की वीडियोस वगैरह दिखी। वहाँ से मुझे जो है ना यासिर शरार की जो है वीडियोस दिखी। फिर मैंने उसकी वीडियोस देखी, मैंने देखा ये बंदा क्या करता है, पाकिस्तान में ही सेल कर रहा है और माशाल्लाह इतनी ज़्यादा अच्छी सेल है। वहाँ से मेरा बेसिकली लोकल ई-कॉमर्स में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। हम्म। और अमेज़न से बेसिकली मुझे ये सीख मिल गई कि अब ना किसी मार्केट प्लेस पे मैंने डिपेंड नहीं रहना, मैंने हम्म। काम करना है अपनी वेबसाइट पे। और हम्म। उसने शॉपिफ़ाई का बताया कि शॉपिफ़ाई क्या होता है। हम्म। शॉपिफ़ाई एक जस्ट वेबसाइट होती है, ये कुछ टाइम बाद रिसर्च करते हुए समझ आ गया कि हम्म। मेन चीज़ आपकी मार्केटिंग होती है, ठीक है? प्रोडक्ट हंटिंग, आप एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, अपनी वेबसाइट पे लिस्ट हम्म। करो, देन उसको अच्छा, मार्केट शॉपिफाई करो। पे हम लोग जो आगे सेशन है हमारा आएंगे इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में। तो मुझे अभी इसका बताएं कि अमेज़न पे आपने कितना अरसा, कितनी इन्वेस्टमेंट, कितना लॉस, और वो कैसे बर्दाश्त किया, कितना बेयर किया, उसमें एक्चुअल में आपका लॉस कितना हुआ और टाइम कितना लगा। अमेज़न पे तकरीबन 2 साल समझ लें आप ज़ाया हो गए थे। अमेज़न पे 2 साल हम्म। तकरीबन मेहनत करी, ठीक है? हम्म। वो मेरा अपना अकाउंट था, अपने पासपोर्ट पे बना हुआ था और हम्म। तकरीबन $5000 से बेसिकली स्टार्ट होता है, लेकिन इतने पैसे मेरे पास नहीं थे। मैंने सोचा था कि 2500 $3000 से स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मली इतने से भी लोग स्टार्ट लेते हैं, नॉर्मली लोग $1000 से भी ऑनलाइन आर्बिट्राज स्टार्ट लेते हैं, लेकिन वो हम्म। भी बहुत ज़्यादा जो है ना रिस्की मॉडल है। होलसेल और पीएल एक जो है ना लॉन्ग टर्म बिज़नेस मॉडल है, लेकिन पाकिस्तानी अकाउंट पे तो अब बिल्कुल ही रिकमेंडेड नहीं है, कुछ हम्म। भी, भले वो होलसेल हो या पीएल हो। तो हम्म। अब सबसे पहले एलएलसी बनवाई $600 की, टैक्सेस की एलएलसी बनी, फिर उसके बाद इन्वेंट्री बाय करी। अब उसमें जो है ना 10 से 12% का मार्जिन होता है। अब देन वो इन्वेंट्री भेजी अमेज़न में, उसकी सेलिंग स्टार्ट हुई, एक और इन्वेंट्री भेजी, फिर अमेज़न का अकाउंट सस्पेंड हो गया और अमेज़न ने वो पैसे भी नहीं दिए जो मेरे बनते थे और एलएलसी के पैसे भी ज़ाया हो गए। तकरीबन $1500 से $2000 का स्ट्रेट लॉस हो गया। स्ट्रेट लॉस हो गया। अच्छा, तो आप आपके बैकग्राउंड के हिसाब से अगर आप बताना चाहें तो क्या अब ये $2000 आपके पास सेविंग्स इजीली मौजूद थी, या आपने मेहनत करके जमा की थी, नहीं या वो इससे पहले बैकग्राउंड आपका और कुछ था। नहीं वो मैंने तो घर से ही ली थी, अपने हम्म। अब्बू से ही ली थी।
अब्बू से बोला था कि मुझे जो है ना काम करना है, सही। ये काम है, इस तरीके से होता है, ये और मैंने फिर सीखा है। जब लॉस लॉस हुआ तो उस टाइम जो असल में लोग जो चीज़ इग्नोर करते हैं ना, वो ये वाले फेज इग्नोर करते हैं, हालांकि ये बड़े लर्निंग वाले फेज होते हैं। तो उस लॉस से टाइम आपकी जज्बात किस तरह थे, फिर वो आपने टेक ओवर कैसे किया उसको, और उससे आपको आज बेनिफिट क्या हुआ इस लॉस को देख के? उस लॉस के बाद तो मैं बिल्कुल समझ लें जीरो हो गया था, पैनिक हो गया था कि यार अब तो बस बिजनेस नहीं करना। अब जो है ना घर वालों ने भी बोला कि दोबारा यूनिवर्सिटी चले जाओ, जाओ और यूनिवर्सिटी पढ़ो। और मैंने यूनिवर्सिटी बीच में ना फ्रीज करवा दी थी काम के सिलसिले में, जब मैं अमेजोन सेलर था तो मैंने यूनिवर्सिटी फ्रीज करवा दी थी। देन मैंने यूनिवर्सिटी वापसी जो है ना जाने लग गया मैं। बस उसके 2 सेमेस्टर ही मैंने पढ़े। देन मैंने ई कॉमर्स, लोकल ई कॉमर्स पाकिस्तान में थोड़ी सी इसके बारे में नॉलेज हुई, इंटरेस्ट डेवलप हुआ। देन मैंने घर में फिर बोला कि मुझे यूनिवर्सिटी फ्रीज करनी है, मुझे काम करना है। और जहाँ तक बात करूँ लॉस की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले बहुत जो है ना सपोर्ट करते हैं, खासतौर पर मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। मैंने जब अमेजोन में भी लॉस किया तो अम्मी ने मुझे जो है ना कवर किया कि चलो कोई बात नहीं, बिजनेस था, कोई बात नहीं, आप जाओ, अब यूनिवर्सिटी पढ़ लो, कोई बात नहीं, उसके बाद कर लेना। देन मैंने यूनिवर्सिटी कंटिन्यू करी और उसके बाद जो है ना मुझे दोबारा जो शौक हुआ कि नहीं यार मैंने तो ई कॉमर्स करना है। अब पाकिस्तान वाले में ना ये मसले नहीं है कि अकाउंट सस्पेंड हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। देन मैंने फिर दोबारा यूनिवर्सिटी को फ्रीज करवाया और लोकल ई कॉमर्स स्टार्ट किया। तो लोकल ई कॉमर्स में आए हुए आपको अभी आज 2024 अक्टूबर कितना अर्सा हो गया आपको? अभी तकरीबन 2 साल हो गए। तकरीबन 2 साल हो गए। सबसे पहले आपने बताया शॉपिफाई का आपको पता लगा यासिर शरार साहब से, फिर उसके बाद आपने उसकी लर्निंग स्टार्ट की। तो क्या आपने उनसे किसी से ट्रेनिंग ली या फिर आपने बस थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से और कुछ स्टार्ट लिया है? या स्टार्टिंग कैसी हुई आपकी? स्टार्टिंग ऐसी हुई कि सबसे पहले तो यूट्यूब वगैरह से सेल्फ लर्निंग करी, वेबसाइट का पता लग गया, मार्केटिंग का पता लग गया। देन जो है ना वेबसाइट बना ली। अल्हम्दुलिल्लाह ये कि थोड़ा क्विक लर्नर हूँ मैं, देख के जल्दी सीख लेता हूँ कोई भी चीज़ हो। तो मैंने वेबसाइट बना ली, वेबसाइट बनाने के बाद प्रोडक्ट भी लिस्ट कर दिए, मेटा एड्स सीखा। मेटा एड्स पे सबसे पहले काम किया तो तकरीबन 10-15 हज़ार की मैंने स्पेंडिंग कर दी, मेरे पास एक भी ऑर्डर नहीं आया। देन मैं फिर डिमोटिवेट हो गया कि यार ये तो काम अच्छा नहीं है। देन फिर उसके समझ लें 1-2 दिन बाद ही ना मेरे पास एक फेसबुक पे ऐड आया, एक बेसिकली कोर्स सेलर था वो, उसने उसका ऐड आया तो मैंने वो ऐड देखा तो उसने बताया कि लोकल ई कॉमर्स में ड्रॉप शिपिंग करो, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने उसका कोर्स देखा, उसने एक जो डेमो वीडियो लगाई हुई थी ऐड में वो देखी, मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैंने वो कोर्स खरीद लिया। 6,000 रुपये का वो कोर्स था। वो मैंने कोर्स खरीदा, उससे मैंने जब कोर्स कर लिया वो पूरा, तो वहाँ से मुझे पता लगा कि उसने मुझे बताया कि आपने पाकिस्तानी मार्केट में टिकटॉक पे एड्स चलाने, मेटा पे नहीं चलाने, तब आपको सेल्स आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगी। देन मैंने अब वो टिकटॉक अकाउंट जब उन्होंने बताया तो वो सेल भी वही करते थे, टिकटॉक एजेंसी अकाउंट। वहाँ से टिकटॉक एजेंसी अकाउंट लिया और देन जो है ना क्या नाम है, काम स्टार्ट किया। पहले दिन जब मैंने $15 या $20 का आई गेस ऐड चलाया था तो मेरे पास 20 ऑर्डर आए। अब उस वक्त मैं मोटिवेट हो गया बहुत ज़्यादा, मैंने कहा यार ये तो काम बहुत अच्छा है। देन मैंने 2-3 दिन की सिर्फ साइकिल करी, 30-40 यूनिट मैंने भेजे, वो भी अपने एक जानने वाले के थ्रू, मेरा COD अकाउंट भी नहीं था कुरियर का। तो अब जब रिटर्न आना शुरू हुए ना तब मुझे फिर मसला हो गया। अब जब रिटर्न वो आ गए, तकरीबन 19 रिटर्न आ गए, 35-40 भेजे तो उसमें से 19 रिटर्न आ गए। उसके बाद मैंने कैलकुलेट किया, मैं 5-6 हज़ार लॉस में चल रहा था टोटल, अगर मैंने जब मैं कैलकुलेट किया। देन फिर मैंने जो है ना रिसर्च करी इसके बारे में, ठीक है। और फिर अब ना मुझे वहाँ से ये पता लगा कि यार आपने ना इन्वेंट्री बाय नहीं करो, आप पहले सीख रहे हो ना तो आप ड्रॉप शिपिंग से सीख लो। वहाँ से वो था क्या नाम है, रिसर्च करने के बाद मुझे HSC मिल गया गूगल से, तो मैंने HSC पे साइन अप वगैरह कर दिया, HSC से काम स्टार्ट किया। एड्स में टिकटॉक पे चलाता था, डिस्पैचिंग में प्रोडक्ट की करता था HSC से। सही। अच्छा, HSC पे भी आते हैं इसमें राइट नाउ, थोड़ा सा इससे पहले फेस को हम थोड़ा सा और डीप में जाके, ताकि लोगों की लर्निंग में ज़्यादा चीज़ें उसमें बेनिफिशियल कुछ चीज़ें हो सकती है। एक इधर HSC पे आने से पहले आपने जो है टोटल कितनी बार कैंपेन्स चलाई, कितने प्रोडक्ट टेस्ट किए, और डिलीवरी रेशो आपका क्या था, कोरियर कॉस्टिंग्स आपको क्या पड़ती थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताया। सबसे पहले तो कितने प्रोडक्ट्स आपने टेस्ट किए HSC पे आने से पहले? HSC पे आने से पहले तकरीबन कोई 6-7 प्रोडक्ट चलाए होंगे, जिसमें से 3 या 4 जो है ना वो चले होंगे, जो मैंने 50-50, 60-60 यूनिट भेजे हैं। लेकिन उसमें मसला ये हो रहा था, एक तो रिटर्न रेट कंट्रोल नहीं हो रहा था मुझसे, फिर एक तो ख्वारी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मुझे उस टाइम कॉस्टिंग का भी नहीं पता था कि कॉस्टिंग कैसे रखनी है, कि प्रॉफिट बनेगा कैसे। तो मैं बस ये है कि जो प्रोडक्ट 500 खरीदा भाई, 1700, 1800, 1500 जितने का बेचना है बेच दिया। फिर उसके बाद कॉस्टिंग का मैं अंदाजा नहीं था। फिर उसके बाद इश्यूज आना ये हुए कि रिटर्न कंट्रोल नहीं हो रहा। फिर बाजू का ऐसा होता था कि कुछ पैसे बचते भी थे लेकिन वो रिटर्न की सूरत में सामान में पड़े हुए मेरे,
तो वो पैसे बच नहीं रहे। देन फिर मैंने टोटली जो है ना HEC से काम स्टार्ट किया, HEC पे स्टार्ट लिया। देन मैंने ये डिसीजन लिया कि अब मैंने ना टिकटॉक एड्स छोड़ के मेटा पे मार्केटिंग करनी है। देन फिर मैंने जो है उसके बारे में काफ़ी यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखी, सीखा, उसकी बेसिक सीखी। देन फिर थोड़े थोड़े पैसे स्पेंड करना भी शुरू कर दिए और ऐसे ऐसे चीज़ें मुझे आहिस्ते आहिस्ते समझ आने लगी। फिर ये कि पहले मंथ मैं तकरीबन 50,000 लॉस में था और उसके बाद अल्लाह का बहुत शुक्र हुआ कि नेक्स्ट मंथ जो है ना मेरी एक प्रोडक्ट चल गई और अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरा पिछला भी सारा एक्सपेंस कवर कर दिया और देन मैंने कुछ कमा भी लिया। अच्छा, ये 50,000 लॉस जो आप थे इसमें, इस टाइम आपके फिगर्स क्या थे? आपका टोटल सेल वॉल्यूम क्या था? आपका टोटल डिलीवरी रेशो क्या था? आपका मार्जिन कितना था? इसके बारे में अगर थोड़ा सा स्टैट्स आप शेयर करना चाहें। उस वक्त जो है ना बहुत कम ही ऑर्डर आते थे। असल में उस वक्त बिल्कुल लर्निंग थी, तो इतना ज़्यादा पता नहीं था कि कैंपेन कब ऑफ करनी है अगर रिजल्ट नहीं आ रहे। तो अब उस वक्त बिल्कुल सीख रहा था, तो मैंने आज ऑन करी कैंपेन, कल अगर आज सेल नहीं आई, कल नहीं आई, बंद कर दी। स्टैट्स के बारे में भी कुछ नहीं पता था, एक विनिंग क्रिएटिव के स्टैट्स क्या होते हैं, CPM क्या होता है, CPC क्या होता है, CTR क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल समझ लें ब्लैंक था। आहिस्ता आहिस्ता जाहिर बात है जब पैसे स्पेंड करे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि रिसर्च भी साथ साथ चल रही थी, वीडियोस भी यूट्यूब के साथ साथ चल रही थी, फिर ऐसे ऐसे पैसे भी स्पेंड करता गया और ऐसे ऐसे मैं सीखता गया। देन फिर जब पहली प्रोडक्ट चली उस टाइम, उससे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था कि यार ये तो काम नहीं चल रहा, अब छोड़ के कुछ और कर लेता हूँ। देन जब पहली प्रोडक्ट मेरी अल्हम्दुलिल्लाह चल गई और प्रॉफिटेबल सेल्स आना शुरू हो गई, देन फिर उससे मुझे ये मोटिवेशन आ गई और फिर मैंने आगे कंटिन्यू किया। कंसिस्टेंसी का बहुत ख्याल करा कि बिल्कुल भी जो है ना छोड़ना नहीं है, डेली जो है काम करना है, काम करना है, काम करना है और कंसिस्टेंसी की वजह से ही अल्हम्दुलिल्लाह ये माइलस्टोन आज अचीव हुआ है। तो ये सीन है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी पे मैं एक दो बात ये करना चाहूँगा। बेसिकली अक्सर लोगों को मैं यही देखता हूँ कि मैं अपने स्टैट्स को देख के बता रहा हूँ, ठीक है, जो HSC के स्टैट्स हैं, कुछ लोग हैं जो एक स्पेसिफिक लेवल क्रॉस करते हैं और उसके बाद वो हमारे पास स्टेबल है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी साल डेढ़ साल कितना हो गया, तकरीबन डेढ़ साल से डेढ़ साल हो गया हमारे साथ काम करते हुए। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो एक स्पेसिफिक लेवल है या स्पेसिफिक वॉल्यूम है, वो जब क्रॉस करते हैं ना वो सारे स्टेबल हो जाते हैं। इसके नीचे जितने हैं ना उनमें स्टेबिलिटी नहीं होती। अब उनसे मैंने पर्सनली भी काफ़ी बात करने की कोशिश की है, बहुत सारी चीज़ें देखी है मैंने, कि उसमें यही देखा है कि थोड़ा सा कोई अपसाइड आया, कोई चीज़ आई, तो यहाँ पे दो किस्म का माइंडसेट होता है। एक होता है कि यार मैं सीख के ग्रो करूँ, कुछ समझूँ मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, इम्प्रूव करूँ, वो कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट करता है। और दूसरा माइंड वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। और जो थोड़ी सी अपसाइड होता है, हिम्मत हारता है, बेसिकली उसको उम्मीद नहीं होती ऐसे है कि पाकिस्तान में कोरियर कंपनी ऐसी हैं, पाकिस्तान में ये प्लेटफॉर्म भी ऐसा है, ये बंदे भी ऐसे हैं, सब के सब ऐसे ही हैं। बस इस तरह का माइंडसेट वाले जो होते हैं ना, वो हिम्मत हार जाते हैं कि उन्हें किसी से उम्मीद नहीं होती। तो ये चीज़ हमें लोगों में जो है वो तोड़नी पड़ेगी, संभव ये लोगों को उम्मीद देनी पड़ेगी। ये वजह है कि आपसे हम डिटेल में बात करेंगे, इस बारे में बात कर रहे हैं। तो अब इसके बाद जब आपने ये काम शुरू किया ओवरऑल HSC पे, तो पहले महीने जब आप प्रॉफिटेबल हुए, तो इस वक्त तक आपको कितना टाइम अरसा हो गया ये काम करते हुए, कितना लॉस आप कर चुके थे, फिर कितना प्रॉफिट? इतना तो नहीं हुआ होगा फर्स्ट टाइम जब हुआ होगा, लेकिन एटलीस्ट पुरानी रिकवरी सारी हो गई। तो इसके फिगर्स आपके अगर जहन में है कुछ, तो वो किस तरह से है, कितने उसमें है? अच्छा, टिकटॉक हर बंदा, क्योंकि ऑडियंस में जो है ना हर क्लास का बच्चा बैठा हुआ अभी, ठीक है। किसी के पास इन्वेस्टमेंट बड़ी है, किसी के पास बहुत बड़ी है, किसी के पास थोड़ी सी है, कोई किसी के साथ मिल के कर रहा होगा, कोई सीखने के लिए कर रहा होगा। तो उन लोगों को थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी यार कितनी अमाउंट में एक काबिल बच्चा, खास तौर पे एक काबिल बच्चा कितनी अमाउंट में इस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर गुजर सकता है एटलीस्ट। मिनिमम उसके पास कितने उसमें इन्वेस्टमेंट यहाँ तक आपकी अभी लग चुकी है, एक्सक्लूडिंग अमेजोन, वो तो 2-2.5 एक अलग हुआ है। लोकल ई कॉमर्स में इस स्टेप तक आने तक, प्रॉफिटेबल होने तक आपने कितना अर्सा लगाया, कितना फेलियर देखा और कितना लॉस, फाइनेंशियली कितना आपने स्पेंड किया? टिकटॉक पे जब मैं एड्स रन कर रहा था ना, तो उस टाइम तो ऑन एंड ऑफ था। कभी जैसे महीने के 20-25 हज़ार नेट प्रॉफिट बन भी जाता था, कभी 5-6 हज़ार लॉस में भी जाता था, क्योंकि उस वक्त सीख भी रहा था और दूसरा रिटर्न रेशो बहुत ज़्यादा था। अगर मैं बात करूँ मेटा की, जब मैं फेसबुक एड्स पे आया और जब मैंने पहला प्रोडक्ट मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चला, उसके बाद जो है अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा ऐसा चीज़ें समझ आने लग गई, ठीक है, और काम में सस्टेनेबिलिटी भी आ गई। अच्छा, अगर पहले की बात करूं तो ऐसा होता था कि मैंने एक प्रोडक्ट चलाई और वो जैसे 1 महीना सेल करी और उससे कुछ पैसे बने, देन फिर दूसरी प्रोडक्ट पे चला गया। अब सस्टेनेबिलिटी के लिए मैंने ये किया, सोचा सबसे पहले तो फिर मैंने ना मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करे। अगर मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया
अगर वो चल गया, उसके साथ साथ ये नहीं कि मैं उसको एंजॉय करने लग गया, मैंने और भी प्रोडक्ट साथ साथ लॉन्च करता रहा ताकि बिजनेस में सस्टेन हो बिजनेस। ठीक है, अगर मंथली में एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहा हूँ, तो अगर कल कोई एक प्रोडक्ट इनमें से आउट ऑफ स्टॉक होता है तो मेरे पास और भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स चल रहे हों जिनसे मैं एक सस्टेन इनकम जो है मंथली की बना लूँ। वही डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट वाली एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट आपका कामयाब हो रहा है तो आपको उस पर खुश नहीं होना ज़्यादा, बिल्कुल, या रिलाय बिल्कुल एक प्रोडक्ट नहीं है, किसी भी टाइम की सेल ड्रॉप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप जो है वो एटलीस्ट 4-5 प्रोडक्ट करें। लेकिन स्टिल मैं अपना क्वेश्चन जो है वो फिर थोड़ा सा रिपीट करूंगा कि इस जर्नी तक पहुंचने के लिए एक आप जैसी काबिलियत वाला बच्चा कितनी स्पेंडिंग उसकी वो कर चुका है, या कितना लॉस वो कर चुका है, या उसके हाथ में कितना कैपिटल होना चाहिए। अच्छा, स्टार्टिंग में तो ना बिल्कुल मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे 1 लाख रुपए घर से लिए और उससे स्टार्ट किया। अब वो 1 लाख रुपए से ना ज़्यादा बढ़ नहीं रहे थे पैसे, कभी थोड़ा लॉस किया, कभी थोड़ा प्रॉफिट किया, वापसी सेम इनकम हो गई वही। फिर ऐसे ऐसे करते 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 मतलब ऐसे ही चल रहा था, ऑन एंड ऑफ चल रहा था। अगर मैं बात करूँ फेसबुक एड्स की, उसमें पहले मंथ लॉस किया, देन अच्छे पैसे कमाए, पुराने भी रिकवर हो गए। फेसबुक एड्स में जो 50,000 का लॉस किया था, देन उससे और पैसे कमा लिए। फिर ऐसे ऐसे करके ना मैंने प्रॉफिट निकाला नहीं कभी। जो पैसे बने या जो लॉस करे वो कभी ऐसा नहीं करा कि अगर मेरे जो है ना 1 महीने के 50,000 बन गए तो मैंने वो निकाल के खर्च कर दिए। वो मैंने उसी में रखे, और वो इसलिए रखे कि कल को अगर मैं और चीज़ें टेस्ट करूँ और प्रोडक्ट टेस्ट करूँ बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, तो मैं वो पैसे यूटिलाइज करूँ, ना कि मैं उसको खर्च कर दूँ या कहीं ज़ाया कर दूँ। तो मैंने जो है ना उसको दोबारा री इन्वेस्ट किया फेसबुक एड्स की जो है ना मास्टरी करने के लिए, कि जब तक इसमें पैसे इन्वेस्ट नहीं करूंगा, जब तक पैसे लगाऊंगा, ये टाइम नहीं लगाऊंगा, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है वो करने के लिए, और साथ में पैसे भी लगते हैं। तो अभी अगर बात करूं, तकरीबन एक एड अकाउंट पे मेरी 26-27 लाख की एड स्पेंडिंग अभी तक हो चुकी है, जिसमें स्टार्टिंग में तो पहले बहुत कम पैसे स्पेंड करता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कि बिजनेस मेरा सस्टेन है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और मेरा पर डे का अच्छा बजट चल रहा होता है। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिटेबल। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मैं पब्लिक को भी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपने की है, और वो चीज़ क्वालिटी लोगों में नहीं होती। वो 2 चीज़ें होती हैं, कंसिस्टेंसी की, दूसरा उस पर हमारी बात हो गई, दूसरा ये होता है री इन्वेस्ट करने की एक कैपेबिलिटी होती है, वो ऑब्जेक्टिव से आती है। अक्सर लोग समझते हैं कि यार अगर आपकी जहन में सिर्फ पैसा 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 घूम रहा है ना, तो कभी भी आपके अंदर हिम्मत ही नहीं होगी कि आपके पास थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट आया आप री इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप भागी पैसे के पीछे रहते हैं। तो आप थोड़ा सा पैसा हाथ में आया तो आप जो है वो लेके साइड हो जाओगे। एक कोई भी बंदा जो छोटे से बड़े लेवल पे गया है, उसने हमेशा अपना मेजॉरिटी प्रॉफिट जो है वो री इन्वेस्ट किया है, क्योंकि कैश फ्लो किसी भी बिजनेस का जितना बड़ा होता है वो उसका ब्लड फ्लो है, बिल्कुल वो उतना उसमें पोटेंशियल डेवलप होता है कि वो एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सके। तो अगर किसी के पास छोटा कैपिटल है, छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर रहा है, तो ये बात वो जहन में रखे कि अगर उसने कमाया भी तो वो लर्निंग की नियत से वो री इन्वेस्ट करेगा। री इन्वेस्ट अगर उसने प्रॉफिट की नियत से कारोबार किया तो री इन्वेस्ट करने का उसका दिल नहीं करेगा, वो आखिर में उसका मूड ऑफ हो जाएगा। लेकिन जो लर्निंग की नियत से काम करते हैं कि मैंने सीखना है, मैंने एक्सपर्ट बनना है, मैंने इम्प्रूव करना है, वो लोग खुशी से री इन्वेस्ट करते हैं, उनको मजा आता है काम करने का। बिल्कुल। मैंने भी जो पैसे शुरू में कमाए, लॉस करे कमाए, वो हमेशा री इन्वेस्ट ही करे, और माइंडसेट ही यही था कि स्टार्ट में तो पैसों का कभी सोचा भी नहीं कि यार पैसे कमाने हैं, मतलब जो पैसे बने वो खर्च कर दूं, कोई चीज ले लूं, कोई घड़ी ले लूं या कुछ भी ले लूं, हमेशा री इन्वेस्ट ही करे। और माइंडसेट ये था कि अभी अगर ब्रेक इवन पे भी काम हो रहा है ना, तो वो भी अभी सीखना है, अभी पहले मास्टरी करनी है इस चीज में, इतना मास्टर बनना है कि पता हो ये चीज अगर लगाऊंगा तो ये बिकेगी, ये चीज लगाऊंगा तो नहीं बिकेगी। तो इतना मास्टर करने के लिए अब जाहिर बात है आपको री इन्वेस्ट करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है, और ये कि पेशेंस सबसे मेन चीज है। कंसिस्टेंसी साथ हो आपके और पेशेंस हो, आप टाइम दो, और टाइम लगता भी है काम को चलने के लिए, और ये कि इस तरीके से काम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो जाता है। ठीक, अच्छा तो फिर ये तो हो गई आपके एक स्ट्रगलिंग फेज हो गया पूरा। इस पूरी जर्नी के बाद अगर आप अभी लास्ट 2-3 मंथ्स में अपने सेल्स के फिगर शेयर करना चाहें कि आपकी सेल्स वॉल्यूम लास्ट 2-3 मंथ में या 3-4 मंथ्स में आपकी ऑन एवरेज महीने की कितनी एडवर्टाइजिंग पे कितनी सेल्स आती है, ताकि लोगों को आइडिया हो कि अब किस लेवल पे आप ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, मेरी 3 महीनों की अगर मैं एवरेज बताऊं तो 3.5 मिलियन से ऊपर थी पिछले 3 मंथ्स की। और अभी सितंबर की अगर बात करूं, उसमें ये है कि ज़्यादा स्केल करा था मैंने, तो उसमें 4 मिलियन से ऊपर की थी। तो इंशाल्लाह टारगेट आगे अल्लाह करेगा इससे ज़्यादा का ही है इंशाल्लाह। और डिलीवरी रेशियो आपने कितना मेंटेन रखा इसमें? अराउंड 70-75 ये आपका डिलीवरी रेशियो है। ये एक बड़ी चीज़ है जो लोग जो है वो उसको बहुत ईजी लेते हैं कि 5-10% से जो है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट एक्सट्रीम लेवल पे स्विच हो सकता है। बिल्कुल। कभी कोई पेपर पे कैलकुलेशन करें तो उसको आइडिया हो कि ये माइनस होना जो है इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो खैर यहाँ तक फिर
अब इस जर्नी के इस लेवल तक पहुंचने से पहले पहले आपने फिर वाइट लेवल पे भी काफ़ी बिल्कुल आपने इन्वेंट्री उठाई, बिल्कुल। तो उसमें भी आपका स्टॉक होता था। अच्छा, वाइट लेवल वर्सेस ड्रॉप शिपिंग, ये आइडिया आपको, एक तो ऐसे जिस ट्रेनर ने मेरे ख्याल से, जहाँ से आपने बताया था कि 6000 का जो आपने कोर्स परचेज किया था, जहाँ तक गालिबन जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैंने उनकी ज़ुबान से हमारे बारे में बड़ी नेगेटिव चीज़ें भी सुनी है। तो खैर हम रिएक्ट नहीं करते किसी की ऐसी बातों पे, लेकिन एट दी एंड उन्होंने भी फिर एक ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था शायद, और पेपर पे ही कैलकुलेशन करा के लोग बता रहे हैं ऐसे 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 ये लोग कमा रहे हैं, हम लोग ऐसे ऐसे आपको सर्विस देंगे। बिल्कुल। और 2 महीने 3 महीने भी खैर बंद मुश्किल कर से दिया। वो नहीं चला। आजकल मेरे ख्याल से कुछ ट्रेडिंग वेडिंग की तरफ मूव हो गए हैं, क्योंकि वो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग। हाँ, तो बहुत सारे लोग बातें करते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस में वाइट लेबल वर्सेस ड्रॉप शिपिंग, कुछ अपने इनसाइट्स अगर देना चाहें। वाइट लेवल में जो है ना इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप वाइट लेवल अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं ना, यानी कि पर डे के आपके अच्छे पार्सल्स हैं, ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं, तो आप पहली बात तो ये आप अकेले मैनेज कर नहीं सकते, क्योंकि आप पैकेजिंग भी है, सामान लाना है, फिर कुरियर मैनेजमेंट है, फिर कॉल कंफर्मेशन है, मार्केटिंग है। अब और दुनिया का कोई सा भी बिजनेस देख लें, वो हमेशा ये देखते हैं कि यार ROI कितना है, यानी कि हर बंदा, बिजनेस का कोर प्रॉफिट है ना। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वाइट लेबल से ज़्यादा ROI अच्छा ड्रॉप शिपिंग का है, क्योंकि अगर इसमें आप कैलकुलेशन करें सिंपल सी, अगर 500 का एक प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर आप 1500 का सेल कर रहे हैं, और अगर आप दिन के 100 ऑर्डर निकालते हैं, तो आपका 40,000 रुपये प्रोडक्ट कॉस्ट हो गई, 20,000 रुपये लेट सपोज मार्केटिंग कॉस्ट हो गई, 60,000 का दिन का आपका खर्चा है, जिसमें आप 10 दिन की भी साइकिल अगर चलाते हैं, उसके बाद पेमेंट्स आना आपकी तरफ, पूरे की तरफ से स्टार्ट होती हैं, तो आप खुद देख सकते हैं आपका लाखों रुपए जो है ये रोलिंग में चला जाएगा। दूसरा मसला ये आता है कि अगर रिटर्न्स आते हैं, पहली बात वो तो हर जगह ही आते हैं, वो एक बिजनेस का पार्ट है, उसको आपको बस टैकल करना है और कोशिश करना है कम से कम हो, खत्म तो नहीं कर सकते, ठीक है। और वाइट लेवल में अब ये होता है कि अगर आपने दिन के 100 ऑर्डर निकाल रहे हैं आप, ठीक है, या 50 भी निकाल रहे हैं, अब जब रिटर्न आते हैं ना, कुरियर के पोर्टल पे लिखा हुआ आ जाता है कि रिटर्न डिलीवर टू शिपर, बाज़ों का वो पार्सल आपके पास आया नहीं होता राइडर की तरफ से। अब आप खुद अंदाजा लगा लें, आप इतने ज़्यादा पार्सल आप भेजते हैं, तो अगर आपके पास रिटर्न भी उसी हिसाब से आ रहे होंगे, फिर आप कैसे देखेंगे कौन सा पार्सल नहीं आया, क्योंकि कुरियर बीच में से पार्सल जो है ना गायब कर देता है, फिर उसमें तोड़ता अलग है, जो तोड़ता है वो भी आपके ऊपर जो है ना लॉस होगा, स्ट्रेट लॉस होगा, जो गुमते हैं वो भी स्ट्रेट लॉस होगा, फिर कुरियर से आपकी भैंस होगी, क्लेम में ही वो 2-4 महीने लगा देगा। तो वाइट लेबल में जो है ये इश्यूज आते हैं। और ड्रॉप शिपिंग में क्या है, ड्रॉप शिपिंग कंपनी जो है ये सारा कुछ ओन करती है, भले वो 100, 150, 200 रुपए आपको चीज महंगी दे रही है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि आप उनको चीज के पैसे नहीं दे रहे, आप सिर्फ पैसे लगा रहे हैं मार्केटिंग में, सेल्स जनरेट करी, उनसे डिस्पैच कर दिया, अपना थोड़ा सा प्रॉफिट रख के। अब यहाँ पे आपका पैसा कम जो है ना वो रोलिंग में जाता है, ROI अच्छा निकलता है। अच्छा, 100-150 का जो डिफरेंस की आपने बात की ना, इसका भी मैं साथ साथ ही एक्सप्लेनेशन और क्लियर करना चाहूँगा कि एक तो रिसेंट जो पिछले 3-4 मंथ गुजरे हैं, इसमें जो हमारे हब्स ओपन हुए हैं, जो चीज़ें हुई हैं, फिर जो हमारा ऑपरेशन का स्ट्रक्चर है जी, कि हम पिकअप, पैक, शिप ये सब कुछ खुद करते हैं, और सारी चीज़ें हम उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सप्लायर्स को भी। तो ये वजह है जिसकी वजह से हमारे पास एक्चुअल होलसेलर है बिल्कुल, और एक्चुअल इम्पोर्टर्स हैं। अब वो इम्पोर्टर इस लेवल के लोग हैं हमारे पास जो है, वो नॉर्मली काउंटर सेल भी नहीं करते। तो जिस दर से आप होलसेल सोर्सिंग कर रहे हैं, वहाँ पे जो माल आ रहा है वो जिस सोर्स से आ रहा है, वो सोर्स डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी HSC में मौजूद है, ठीक है। तो वो जो रेट वहाँ पर है वो तकरीबन यहीं पर है। और अक्सर लोग कंपेयर करते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से। मैं बोलता हूँ कंपेयर करना है, आप आओ मार्केट, जो होलसेल मार्केट्स हैं हर शहर में बड़ी बड़ी, वहाँ से आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स कंपेयर करो, ठीक है। क्योंकि कभी कभार हमारी वेबसाइट पे कुछ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं 4 महीने पहले अपलोड हुआ, उसके बाद उसने अपडेट ही नहीं किया या वो भूल गया। क्योंकि जो आप समझे ज़रा इस ऑडियंस को, ये जो इम्पोर्टर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं, ये आपकी हमारी ज़रा इतने टेक्निकल नहीं है, ये पूरा दिन पोर्टल ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। इनको जब हम बोलते हैं कि यार ये प्राइस अपडेट करो, वो बोलते हैं ठीक है ये अपडेट हो गया, ये प्राइस ये चल रही है, इसको ये कर दो। तो कुछ चीज़ें इस तरह भी होती हैं। इसको सपोर्ट करने के लिए हमने जो है वो प्राइस डिस्प्यूट दिया कि आप लोग हमें इन्फॉर्म करें, कोई 50-100 रुपये, 200 रुपये का भी डिफरेंस है ना मार्केट में, आप हमें एविडेंस के साथ इन्फॉर्म करें। क्योंकि एविडेंस इसलिए ज़रूरी है कि पब्लिक में बहुत सारी तादाद ऐसी है जो सिर्फ अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो लॉन्च करती है कंप्लेन के, इसको कम कर दो, लेकिन एविडेंस से हमें पता लगता है कि मार्केट में ये रेट है और हमारे पास ये, तो वो भी बड़ा हद तक कवर हो जाता है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंट तो कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहे कि हमारे पास होलसेलर्स के ऑर्डर्स आए, क्या ये 100 पीस चाहिए मुझे, क्यों मार्केट से जो चीज़ आगे पीछे और हमारे पास रेट नीचे, तो उन्होंने हमसे ही मंगवा लिया। तो इस लेवल तक जो है हम लोग होलसेलर्स जो है वो ऑनबोर्ड कर चुके हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि HSC वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसका ऑपरेशन स्ट्रक्चर है,
ऑपरेशन माशाल्लाह। स्ट्रक्चर है वो इम्पोर्टर्स को कोई भी फैसिलिटी इतनी दे देता है कि इम्पोर्टर होलसेलर को कुछ करना ही नहीं है। सही जब बात उसने है। कुछ करना ही नहीं है तो फिर हम उससे वो रेट डिमांड करते हैं कि जो किसी कहीं और नहीं मिलेगा आपको। तो ये हमारी एक बड़ी स्ट्रगल है इसके पीछे, पूरी हिस्ट्री है जिसको हम यहाँ तक लेके आए। तो खैर 100-150 का डिफरेंस अगर 50-100 रुपये का है भी तो स्टिल वो भी इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि एट द एंड आपकी बातों से जो मैं सीख रहा हूँ या समझ रहा हूँ वो ROI मैटर करती है। ठीक है, बिल्कुल। ROI ये होती है कितना इन्वेस्ट किया कितना रिटर्न निकाला। आया, ठीक है, बिल्कुल। अब अगर वाइट लेवल में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप सेम इन रिटर्न के लिए आप 60,000 रुपये की इन्वेंट्री एक्स्ट्रा एक दिन की बाई कर रहे हैं, 10 दिन की 6 लाख रुपए की, बिल्कुल। और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट अगर 15-20 हज़ार रुपये पर डे है तो वो 2 लाख रुपए वो है। तो 8 लाख आप इन्वेस्ट करके अगर ROI कितना 25% आपका है, 25 to 30%। नॉर्मली अगर 8 लाख की बजाय 2 लाख आप इन्वेस्ट करते हैं और 2 लाख बाहर करते हैं, 1 लाख बाहर करते हैं, 1.5 लाख बाहर करते हैं, दैट्स स्टिल बेटर देन कि आप जो है वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करें और 2 लाख के बजाय 2,25,000 बाहर कर देंगे आप। बिल्कुल। और उस 25,000 में 60,000 की इन्वेंट्री आपकी रिटर्न में आपका फंसी हुई होगी। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा इशू है। हाँ, तो एट द एंड है फिर भी आपकी स्टक इन्वेंट्री। बिल्कुल। ये चीज़ लोगों को जहन में एक्सेप्ट नहीं होती, और फिर बड़ी तादाद में मैंने लोगों को देखा है। एक सिंपल एक जुमला है, ये कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं पता, ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान में फेल है। मैं आज तक आपका जैसे हमने सेल फिगर हमने लगाया ना 4.2 मिलियन का, हम नहीं लगाते थे, लेकिन जब ये चीज़ें इतना बढ़ने लग गई तो लोगों को हमने बताना था कि यार ये मतलब लोगों के जहन में ये बात आ कहाँ से रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो जो जुमला ये इस्तेमाल करते हैं ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान में फेल है, ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है? ये मेरे ख्याल से ना ये वो लोग इसे बोलते हैं जो ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान में फेल है, इससे पैसे नहीं बनते, वो लोग ही बोलते हैं, या तो वो कोर्स सेलर हैं या तो वो एजेंसी ऑनर है। क्योंकि एजेंसी ऑनर को जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना, वो लोग टोटल सर्विस देते हैं अपने क्लाइंट को। अब एक क्लाइंट है, उसके पास पैसे हैं और कुछ भी नहीं है, ना उसके पास कोई टेक्निकल नॉलेज है, ना उसको कुछ पता है, उसको बस कहीं से पता लगा यार ये बिजनेस है, ये बिजनेस करना है। अब वो उस डिजिटल मार्केटर के पास गया, उस एजेंसी के पास गया, उसने उसको पैसे दिया, वो एजेंसी ही उसके लिए प्रोडक्ट सोर्स भी करेगी मार्केट से वाइट लेबल के, उसमें भी हो सकता है उनका कुछ मार्जिन हो, ठीक है, और वो उनको कंप्लीट सर्विस देगी, और हार्डली जो है ना 10 से 15% का उनका प्रॉफिट हो जाएगा, और वो भी काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट पे, कम से कम भी 1 मिलियन अगर वो इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली एजेंसी वाले जो है ना 3-4 लाख रुपए से वाइट लेवल स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि वो स्केल नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको ज्यादा पार्सल निकालने, आपके पास कैपिटल वाइट लेवल में बहुत ज्यादा होना चाहिए। हो सकता है 1 मिलियन से ज्यादा भी हो, या जरूरत पड़े जब आपका काम स्केल पे हो रहा हो, और फिर रिटर्न्स वगैरह ये वो 10 मसले हैं। आपके पैसे तो बन रहे होंगे, कुछ उसमें रिटर्न में चले जाएंगे, कुछ सामान की सूरत में पड़ा होगा। तो ये ड्रॉप शिपिंग में ऐसा कोई मसला नहीं है, सब कुछ HSC खुद हैंडल करता है, और आपने सिर्फ ROI पे ध्यान देना है। हर कोई ROI चाहता है कि कितने लगाए कितने निकले। तो ROI मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से ड्रॉप शिपिंग सबसे ज्यादा बेस्ट है। और बस ये सीन है। ROI का सिंपल फिगर आपका राइट नाउ लास्ट 3 मंथ में आपका क्या चल रहा है जी? 3-4 मिलियन की सेल्स पर मंथ पे ROI अगर आपको बताऊं तो मेरा 25 to 30% नॉर्मली होता है। सही है, 25 to 30% आपका ROI है। और इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है? लाइक 4 मिलियन, 3.5, 4.2, इसकी सेल निकालने के लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो कि आपने रोल कर करके ही आपने यहाँ तक पहुँचाया? हाँ बिल्कुल। तो कितना इन्वेस्ट करते हैं आप? मैं स्टार्टिंग में तो मतलब अगर 3 महीने पहले का बताऊं तो तकरीबन 4 लाख का मेरा एड स्पेंड था, फिर अगले महीने 5-5.5 का हुआ, फिर 6-6.5, और पिछले महीने का मेरा 7 लाख का एड स्पेंड था। सही है, मतलब 6 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट है एडवर्टाइजिंग पे, 40 लाख तक की एवरेज सेल है, बिल्कुल 70% डिलीवरी रेशो है, बिल्कुल 70% डिलीवरी रेशो के बाद आप 6 लाख इन्वेस्ट करके 3-4 बाहर कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो और ये जर्नी वहाँ से शुरू हुई कि आपने 1 लाख के कैपिटल से शुरू, बिल्कुल 1 लाख के, और वही से आपने उसी को रोल करके पैसे जर्नी को यहाँ तक। और यही अगर 42 लाख की इन्वेस्टमेंट आप जस्ट इमेजिन करें वाइट लेवल में, आपको ये प्रोडक्ट बेचना, आप कम से कम 25 लाख रुपए की इन्वेंट्री आपको बाय करनी है। बिल्कुल। और वो 1 लाख से इन्वेस्टमेंट वाला बच्चा 25 लाख तक कब पहुंचेगा? बहुत टाइम लगेगा, वो पहुंच भी नहीं सकता मेरे और ख्याल से। वो री इन्वेस्ट भी करता रहे, 100% भी री इन्वेस्ट करता रहे, तो बहुत मुश्किल से पहुंचेगा, पॉसिबल नहीं है। और बहुत सारी हिडन कॉस्ट हो, तो मैं बताता रहता हूँ, वो तो लोगों को अंदाजा भी नहीं है, और बहुत सारी हिडन कॉस्ट है जो ऑपरेशन चलाने के बाद आइडिया होता है। खैर, तो अब ये पोटेंशियल लोगों को शायद आपकी बातों से समझ में आए, तो जो स्टार्ट करना चाह रहा है डे 1 बिल्कुल फ्रेश ही है, अपने एक्सपीरियंस से उसकी जर्नी को आप किस तरह के शॉर्टकट्स दे सकते हैं? शॉर्टकट वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ लाइफ में, लेकिन कोई एक्सपीरियंस बंदा अगर मशवरा दे रहा है तो वो शॉर्टकट है, ठीक है। और कुछ कोई शॉर्टकट अगर आप सोच रहे हैं तो वो जुगाड़ है।
ठीक ठीक है, है। तो आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप पब्लिक को क्या मशवरा देंगे? स्टार्ट करना है तो स्टेप 1 क्या ले, और फिर कहाँ कहाँ उसको इश्यूज आएंगे, उसको कैसे टैकल करना है, और कितनी टॉलरेंस किन चीज़ों में रखनी है? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि ना मैंने जो देखा है लोगों के अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं है। अगर उनको कुछ दिन काम करते हुए होते हैं तो वो बोलते हैं यार काम बेकार है, पैसे नहीं बन रहे। तो मैं ये कहता हूँ कि यार आप पेशेंस रखो, और पहला फोकस आपका ना माइंडसेट आपका होना चाहिए मैंने सीखना है, पहले एक्सपर्ट बनना है, देन पैसे कमाने हैं। ठीक है, लोग बोलते हैं पहले पैसे आ जाएं एक्सपर्ट बाद में बन जाएंगे, सही है ना, लोग ऐसा चाहते हैं, लोगों का माइंडसेट ही यही है। तो अब सबसे पहले तो मैं कहूंगा आप YouTube से स्टार्ट करें, YouTube से सीखें। HSC का पूरा कंप्लीट कोर्स पड़ा हुआ है, फ्री है, कोई भी नहीं देखता। तो वो चाहिए लोगों को वो पूरी प्लेलिस्ट देखें, उससे आपको बेसिक कंप्लीट आ जाएगा, शॉपिफाई वेबसाइट बनाना आ जाएगी, मार्केटिंग कैसे करनी है, एड्स कैसे लगाने हैं, सब कुछ आपको आ जाएगा, प्रोडक्ट हंटिंग तक आ जाएगी। आपने वो पूरा कोर्स करा, आपने देन क्या करना है कि आप भले कोई और कोर्स की जरूरत ही नहीं है, आपने वो कोर्स करने के बाद आपने थोड़े थोड़े पैसे 500-1000 रुपए पर डे, अगर जितना आप लगा सकते हैं, आपने इतने पैसे फेसबुक एड्स पे स्पेंड करने हैं। जैसे जैसे आप स्पेंड करेंगे आपको आइडिया होता रहेगा, आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी, और ऐसे इवेंचुअली आप ग्रो करते रहेंगे। फिर जाहिर बात है एक वक्त आएगा आपको हर चीज पता हो जाएगी, आइडिया हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा कि यार अब मुझे ऐसे स्केल करना है, ऐसे चलाऊंगा तो ऐसे होगा, ये प्रोडक्ट चलेगा, ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा, आपको ऐसे एक्सपीरियंस आ जाएगा, और देन आप ग्रो कर जाएंगे। सही है, ये तो हो गया आपका जो है वो सेल निकालने का प्रोसेस। अब ई कॉमर्स, खास तौर पे लोकल ई कॉमर्स में कहता हूँ 50% जो है वो सेल निकालने का काम है और 50% डिलीवर करने का काम है। बिल्कुल। तो अब डिलीवरी में आपके पास पहले कितना डिलीवरी रेशियो था, अब कितना डिलीवरी रेशियो है, आगे और इम्प्रूव कितना आपको लगता है कि आप थोड़ा सा एफर्ट करें तो कर सकते हैं, और पब्लिक को क्या बताएंगे कि ये कैसे इम्प्रूव होता है इन शॉर्ट टू दी बुलेट पॉइंट्स की सूरत में? डिलीवरी रेशियो देखें, सबसे मेन चीज जो मुझे लगती है ना डिलीवरी रेशियो इंप्रूव करने में, सबसे कोर वो है प्रोडक्ट और उसकी ऑडियंस। ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा और उसकी ऑडियंस बहुत अच्छी होगी तो आपका डिलीवरी रेशियो वैसे भी अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन और अच्छा करने के लिए आपने हर पार्सल पे नजर रखनी है, जो कि HSC ने बहुत अच्छा, कुरियर से भी अच्छा दिया हुआ है, न्यू ट्रांजिट रिपोर्ट, वहां पे ना इश्यूज वाले पार्सल ट्रैक हो जाते हैं। अब नॉर्मली पार्सल जो है ना स्टक होते हैं स्टेटस पे, जैसे अराइव्ड एट ओरिजिन हो गया, ठीक है, इन ट्रांजिट नहीं जा रहा, अराइव्ड एट ओरिजिन हो गया, इन सिटी का पार्सल है, राइडर असाइन नहीं हो रहा, अराइव्ड एट डेस्टिनेशन हो गया, राइडर असाइन नहीं हो रहा, आउट फॉर डिलीवरी नहीं हो रहा। ठीक है, अगर रिटर्न कंफर्मेशन पेंडिंग पे आया, आपने रियर टाइम किया, वो रियर टाइम पे ही 3-4 दिन से स्टक है, आगे दोबारा आउट फॉर डिलीवरी नहीं हो रहा। अगर आपकी कस्टमर से बात हुई हुई है कि कस्टमर को चाहिए और कस्टमर ने रिफ्यूज नहीं किया, तो यहाँ से आप ना इश्यूज वाले पार्सल को जो है वो ट्रैक करके उन पे वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन इस पे मेहनत लगेगी आपकी, लेकिन आपके जाहिर बात है ROI अच्छा होगा, आपके प्रॉफिट मार्जिन और अच्छे हो जाएंगे अगर आप इस चीज से मेहनत करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हैं। पहले मेरा डिलीवरी रेशियो था 60%, 55%, अब यही करके मैंने अभी 70 तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह इसको मैं 5-10% इंशाल्लाह और इम्प्रूव करूंगा। 80% तक मतलब आपके सामने अचीवेबल है, अगर लोग सारी चीजें फैक्टर्स कवर करें। बिल्कुल। तो ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट सिलेक्शन जो आपने बात की ना अभी, तो इस पे थोड़ा सा इसको मैं और पब्लिक के लिए क्लैरिफाई करूँ। प्रोडक्ट सिलेक्शन मैटर करती है इन अ सेंस ऑफ ऑडियंस सिलेक्शन पे। बिल्कुल। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मिडिल क्लास के हैं, कुछ अपर क्लास के हैं, कुछ लोअर क्लास के हैं। एक साइंस तो यह है कि जब आपका मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास का प्रोडक्ट होगा, उसकी परफॉर्मेंस कंपेरेटिव टू अदर वो डिलीवरी रेशियो में इम्प्रूव होगी। सही है, क्योंकि वो ऑडियंस अफोर्ड भी कर सकती है, वो इम्पल्स बाइंग में कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम डिसीजन नहीं लेती। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है, अब जैसे सस्ते सस्ते स्मार्ट वॉचेज आ रही हैं, गैजेट्स आ रहे हैं, तो एक एयरबड जो आप 1000-1200 रुपये का बेच रहे हो, उससे आप किस किस्म की ऑडियंस अट्रैक्ट करो, आप खुद सोचना चाहिए आपको। ठीक है, तो उससे जिस किस्म की ऑडियंस अट्रैक्ट हो रही है, जो 1200 रुपये का एयरबड देख के बड़ा खुश हो रहा है, तो इसका मतलब उसका बजट बड़ा टाइट है। बिल्कुल। और हो सकता है जब तक आपका पार्सल पहुंचे उसने वो भी खर्च कर दिया हो, या उसका मूड चेंज हो गया। तो इसी तरह कॉस्मेटिक्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपर क्लास में यूज़ होती हैं। बिल्कुल। और कॉस्मेटिक में ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मल हर घर में यूज़ होती हैं, उसका कोई क्लास नहीं है, लेकिन वो हर घर की यूज़ है। बिल्कुल। तो इस तरह से अगर आप अपर क्लास वाला यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, वो महंगा भी बिक जाएगा, बिल्कुल, क्लास डिफरेंट है, मार्जिन भी दे जाएगा, और कस्टमर सपोर्ट में भी कम इश्यूज आएंगे, डिलीवरी में भी कम इश्यूज आएंगे। ओवरऑल प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है वो बेसिकली आपकी ऑडियंस डिफाइन करने के लिए जो है वो यूज़ हो रहा है, तो इसमें बेटर है। तो ठीक है, उम्मीद है मुझे सबको ये बात समझ में आई होगी। तो इसके बाद अच्छा, आजकल मैं देख रहा हूँ 3 साल हो गया हमें ये प्लेटफॉर्म चलाते हुए, जितना 3.5-4 साल भी होगा तकरीबन। तो अब हर दूसरे दिन कोई एक नई ड्रॉप शिपिंग कंपनी खुल के आ जाती है। कभी कभी आपने
कोशिश की, आपका पर्सपेक्टिव क्या है कि वो लोग क्या कर रहे हैं या वो कैसे काम कर रहे हैं, और उसके आप क्या आप काम करना पसंद करेंगे उनके साथ? सबसे पहले तो मैंने जब बिल्कुल स्टार्ट किया था ना, उस टाइम पे भी कुछ थी। सबसे मेन चीज जो है ना, उनकी प्राइसिंग। ठीक है, उनकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा है। फिर अब एचएससी के पास ये बेनिफिट है, एचएससी ना पैकेजिंग वगैरह अपने पास रखता है, खुद हैंडल करता है। एचएससी के डिफरेंट शहरों में हब है, जैसे कि होलसेलर से सामान आया, उसने खुद पैक किया और देन कुरियर को असाइन कर दिया। अब नॉर्मली जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना इसमें, तो इसमें उन्होंने जो है वो सप्लायरों को दिया हुआ है, सप्लाई क्या भेज रहा है, उसने कितने पार्सल दिन के रोक दिए, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि आपका पार्सल 1-2 दिन लेट हो गया तो उसकी डिलीवरी मतलब डिलीवर्ड होने के चांसेस बहुत कम हो गए। ठीक है, एक ये इशू है। दूसरा प्राइसिंग, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। अब उन्होंने नई नई जो कंपनीज है ना, उनके पास गिनती के मुश्किल से 100-200 बस, इस ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है। प्राइसिंग भी उनकी भी बहुत हाई है। अगर इतनी हाई प्राइस पे हमें मिल रहा है तो हम आगे कैसे सेल करेंगे? ठीक है, अब एचएससी के पास मल्टीपल सप्लायर्स हैं। ठीक है, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट के मल्टीपल सप्लायर्स भी हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी भी हैं जिसके मल्टीपल सप्लायर्स हैं, जिसमें प्राइसिंग में आपस में उन पे भी कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से प्राइसिंग हमें अच्छी मिलती है। तो और ऑन टाइम रेशियो है, और एचएससी ने जो है ना बहुत अच्छी चीजें दी हुई है, जैसे ऑन टाइम रेशियो है, सप्लायर डिससेटिस्फेक्शन है, कि ये सप्लायर से अगर आप ऑर्डर लगा रहे हो तो आपको ऑन टाइम रेशियो देख के अंदाजा हो जाएगा मेरा पार्सल डिस्पैच होगा या नहीं होगा। अगर ऑन टाइम रेशियो 96, 97, 100% है, तो चांसेस है कि आपका भले 100 ऑर्डर हो या 200 हो, तो वो उसी दिन लाजमी डिस्पैच हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। आप इसमें मैं थोड़ी सी और क्लैरिटी, मुझे तो सबसे पहले बड़ा जो है ना वो उसके दुख होता है कि जो कंपेयर करता है, मतलब जो कंपेयर कर रहा है वो हमें जान ही नहीं रहा कि हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं, और वो किसी उसको पता ही नहीं है। देख, मैं इसको इस तरह से लेता हूँ, राइट नाउ जो पोजीशन है, हो सकता है बाद में अच्छी परफॉर्मेंस वाली कंपनी आ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप जरा सा फोकस करें, हमारे पास टोटल विनिंग प्रोडक्ट्स पे फोकस्ड है। ठीक है, यहाँ हमने वो बाकी चीजें अभी भरी नहीं। फिर उसके बाद जो है वो रेटिंग से इस पब्लिक का आपको आइडिया होना चाहिए कि पब्लिक बगैर किसी चीज के, ये डंडे का वर्ड अच्छा नहीं है लेकिन यूज कंट्रोल नहीं होती है। वो बड़े एक्सपीरियंस के बाद जो शुरू में डिले हमें फेस हुए, कैंसिलेशन फेस हुई 2 साल 2.5 साल पहले, तो उसने हमें एक्सपीरियंस दिया है। उस एक्सपीरियंस से हमने रेटिंग्स बनाई है, उससे हमने ऑपरेशन के एसओपीज बनाई है, उससे हमने पॉलिसीज बनाई है। तो वो सप्लायर्स के लिए तो अलग ही दुनिया है जो हमने अंदर ही कंट्रोल की है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस आ रही है। ठीक है, तो अगर यही सारा काम मैं सप्लायर को दे दूं तो मेरे ख्याल से तो बड़ा गलत ही हो जाना है। तो उसने कभी क्वांटिटी में गलती करनी है, कभी कलर में गलती करनी है, कभी पैकिंग में गलती करनी है, कभी डैमेज पहुंचना है, कभी क्या पहुंचना है, कभी बुरी हालत में पहुंचना है, और फिर जो है वो टाइमली पहुंचना है नहीं पहुंचना, हर जगह पिकअप के, लोकेशन के बहुत सारे मसले हैं। तो फिर हमारा अच्छा, दूसरी मजे की बात, हमारे हब भी सारे इसके सारे जो है वो होलसेल मार्केट के बिल्कुल कोर में, कराची में उठा लें, लाहौर में उठा लें, पिंडी में उठा लें, अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर में भी बिल्कुल होलसेल मार्केट के अंदर ही है हम लोग। ठीक है, तो सारे वॉकिंग डिस्टेंस पे। अब कट ऑफ टाइम है सुबह 10 बजे का, 10 बजे से पहले अक्सर लोग 10 बजे का नहीं पता होता, 10 बजे से पहले ऑर्डर लगाओगे तो सेम डे प्रोसेस होगा, तो पिकअप होना है, पैक होना है, डिस्पैच होना है, क्वालिटी एश्योरेंस होनी है, चेक होना है, बहुत सारी चीजें होनी होती है। तो वो हम जो है ये पूरी एक जर्नी जो 4 साल की यहाँ तक हमने पहुंचाई है, तो क्या कोई मजाक तो नहीं है कोई 2 दिन में ये बना लेगा? बिल्कुल ठीक है, पॉसिबल नहीं। हाँ, और वो उसने अभी गलतियां करनी है, बिल्कुल जहाँ से हम गुजरे हैं उसने गुजरना है। फिर हमारे पास जो होलसेलर्स, मल्टीपल होलसेल मार्केट के होलसेलर्स हैं, वो आपस में कॉम्पीट करते हैं। ये इस बात की बड़ी गारंटी है कि यहाँ जो रेट होगा कॉम्पिटिटिव होगा। अनअपडेटेड होना अलग चीज़ है, तो हो सकता है कोई पुराना रेट लगाओ लेकिन कॉम्पिटिटिव है, खासतौर पर रनिंग आइटम्स। तो रनिंग आइटम्स अगर आप हैंड करें तो बहुत कॉम्पिटिटिव रेट से, चाहे ऐसी चीज़ें हो है, खैर वो बातें हमारे चीज़ों में भी, एपिसोड्स में, चीज़ों में या वीडियोज़ में करते रहते हैं। तो आगे लेके चलते हैं। अब इसके बाद जो हमारा वो प्रोग्राम है जो ऑफ कैमरा मैंने आपको बताई, सारे राज मैंने बताए, जो हम बड़े सून लॉन्च करने वाले हैं बड़ी बड़ी अपडेटों को लेके, तो इसको सुनने के बाद आपके जहन में क्या रिएक्शन आया, आप क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और लोगों को क्या हिंट देना चाहेंगे कि क्या हो सकता है? मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी ने अच्छे लेवल पे ई कॉमर्स करना है तो वो एचईसी से ही काम स्टार्ट करे। और अगर मैं ये सोचूं अभी आपके बताने के बाद कि अब ये अपडेट्स आने वाली हैं, कि अगर मैं एचईसी का भी नया सेलर होता तो मुझे वो बेनिफिट शायद ना मिलते, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला मिलेंगे और उससे मेरा एक आरओआई और अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस कर पाऊंगा इंशाल्लाह। तो सबको यही रिकमेंडेशन है कि जिसने भी ई कॉमर्स करना है, अच्छे लेवल पे काम करना है, वो एचईसी से ही जो है अपना ई कॉमर्स जर्नी स्टार्ट करे। अच्छा, इसमें कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं जो हमारे पुराने सेलर्स के हैं, वो बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं, और
अगर आज भी वो ज्वाइन करता है तो अगर वो आपके लेवल का है या उससे थोड़ा कम लेवल का भी है तो बड़ी जल्दी वहाँ तक पहुँच सकता है, और वो ज़रूरी इंशाल्लाह। भी है वहाँ तक पहुँचने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए। इंशाल्लाह। कोई डायरेक्ट पहुँचेगा तो शायद वो उसको इतना बेनिफिटली बताया ना कर पाए, लेकिन बहुत बड़ा चेंज जो है वो उससे इंशाल्लाह आएगा, और लोगों की लाइफ में, लोगों की इनकम में, लोगों के करियर में इंशाल्लाह मल्टीप्लिकेशंस होंगी। बिल्कुल। और इसके बाद जो है वो मेरे ख़्याल से इतना काफ़ी है, हम्म। और आपने तकरीबन सारी बातें खुल के बताई, तो इनका बहुत, एक तो सबसे पहले हम सब की तरफ से इनका बहुत शुक्रिया है, इन्होंने टाइम निकाला, क्योंकि जब भी हम टॉप सेलर्स किसी की बात करते हैं तो किसी के पास टाइम का मसला है, कोई पब्लिक में नहीं आना चाहता, कोई जो है वो फेस नहीं दिखाना चाहता, तो इन्होंने बड़ा खुल के, मतलब इतना खुल के जो फिगर्स के साथ बात करते हैं, चीज़ों के साथ हम्म। बात करते हैं, हार्डली कोई करता है। तो इस पर मैं बड़ा, मेरे दिल में बड़ी रिस्पेक्ट है इनके लिए, इस बात के बाद थैंक यू। और बढ़ गई है कि जो है वो इन्होंने बड़ा ओपनली चीज़ गाइड किया। और ऐसे ही लोग देखें हमेशा जो है वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जो अगलों इंशाल्लाह। को गाइड करते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाते हैं। तो एक तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी HSC टीम की तरफ से, और जज़ाकल्लाह। उम्मीद है आप लोग भी ये कंटेंट, ये चीज़ों से सीखेंगे। मैं इनकी पूरी बात जो है वो ज़रा समराइज़ कर देता हूँ, ठीक है। समराइज़ करने में मैं आपको जो है वो बताता हूँ कि स्टार्टिंग में इश्यूज़ आएंगे। अच्छा, ये कोई अनोखा कारोबार नहीं है जिसमें इश्यूज़ आएंगे, हर कारोबार में आते हैं, ठीक है। अब हर कारोबार की एग्जांपल लेके चलें कि जो बंदा कंसिस्टेंट रहता है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम लेके उसका सल्यूशन ढूंढता है, फिर उस पर दोबारा दोबारा कोशिश करता है, वो ही कामयाब होता है। कोई भी कारोबार हो, सिर्फ ई कॉमर्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ HSC की बात नहीं हो रही। फिर इसके बाद ये वो प्लेटफॉर्म, इसमें चीज़ें ऐसी हैं जो मिनिमल इन्वेस्टमेंट से आपको एक बड़ा स्कोप, बड़ा करियर देने का ऑप्शन रखती है। और वाइट लेबल और ROI में भी, और ड्रॉप शिपिंग की ROI में भी आपने इनका ओपिनियन सुना। और उसके बाद डिलीवरीज रिलेटेड जो इश्यूज़ थे उसमें इन्होंने आपको समझाया है बहुत सारी चीज़ें, प्रोडक्ट मैटर करता है, ऑडियंस मैटर करती है, फिर टिकटॉक और फेसबुक भी मैटर करता है, उसकी ऑडियंस मैटर करती है। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बोलूँ कि अगर आप शुरू से अच्छी ऑडियंस को टारगेट करेंगे तो आपका जो एडवर्टाइजिंग एड का एल्गोरिथम है, या मैं जस्ट खुद से ऐड कर रहा हूँ, मुझे काम की बात लग रही है यहाँ पे, तो आपका जो एडवर्टाइजिंग का AI है, एल्गोरिथम है, वो भी ट्रेन हो जाएगा अच्छी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। तो वो भी ऐसा ऐसा और जो है वो आपको इम्प्रूव रिजल्ट देने लग जाएगा। फिर इसके बाद जो है वो कोर्स का भी इन्होंने बताया कि जो है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ा हुआ है हमारा, वो भी बड़ा काम का कोर्स है। तो सारी जर्नी में जो है वो आपने फेलियर्स भी देखे, स्ट्रगल भी देखी, और फिर रिजल्ट भी देखा, और फिर एक्सपेक्टेशन भी देखी। उम्मीद है आप सबको ये सेशन पसंद आया होगा। ये सेशन हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और भी हम अपने सेलर्स, ड्रॉप शिपर्स को बुलाएं जो काम कर रहे हैं, उनसे और भी सेशंस करें। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आप हमारे जो है वो अच्छे लेवल पर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको भी इनवाइट करेंगे और आपके साथ भी सेशन करेंगे, और पब्लिक को लर्निंग का ज़्यादा से ज़्यादा मौका देंगे। तो ये प्लेटफॉर्म जब से शुरू हुआ है तब से आपकी ग्रोथ को लेकर फोकस्ड है, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे वो आपका प्रॉफिट हो, चाहे वो आपकी सर्विस हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो उम्मीद है आप लोग इस तरह जुड़े रहेंगे, साथ देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।